हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हमारा जो ये न्यूज़ एनालिसिस है इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, और चेंज इस तरीके से कर रहे हैं कि इसमें हम लोग अभी तक क्या करते थे कि सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस को लेते थे, फिर कुछ हमने द हिंदू के आर्टिकल्स लेने शुरू किए। अब हम इसमें कुछ और सोर्सेज को भी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पीआईबी हो गया, या फिर हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो है आकाशवाणी, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। और इस तरीके से ये हमारे सीरीज़ जो है वो अब चलेगी। ठीक है, तो आज है 8 जनवरी 2026 और दिन है थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आज हम लोग इस सीरीज़ में देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने ही मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं, इन सोर्सेज में से जो भी हमारे रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनको हम लोग लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सेम डे के आर्टिकल्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि पिछले एक आध दिन में भी अगर कोई आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे जो कवर करने रह गए हों, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जब हम मल्टीपल सोर्सेज को कवर कर रहे हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, तो एक दिन में सारे आर्टिकल्स कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज सेशन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए लेकिन हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, हो सकता है कि कुछ एक आध दिन पीछे के भी हों, उनको भी कवर करेंगे। तो आज अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे कुछ 6-7 आर्टिकल्स हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू में से बात करेंगे अबाउट द रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमने एक अभी कुछ दिनों पहले समुद्र प्रताप नाम का एक इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है उसका पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसके बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम देखेंगे। इसके बाद साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक मेजर वॉल्केनो के अंदर की 3D इमेजेस जो है वो ऑब्टेन की है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें प्राइवेटाइजेशन का एक इशू है, ठीक है, और पॉलिसी गैप्स, इसकी वजह से जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको कुछ खतरा है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके का यहाँ पर साइंस का कंसेप्ट है, दैट इज वुल्फ सुपरमून। क्या होता है वुल्फ सुपरमून, ये जानेंगे। और यहाँ पर ग्रासलैंड्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि ग्रासलैंड जो है वो भी नेशनल क्लाइमेट प्लान्स में होने चाहिए, सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि ग्रासलैंड्स भी होने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे आर्टिकल्स द हिंदू के हैं। और इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग पीआईबी से लेंगे, दैट इज टेक्टिकल ट्रियम्फ ब्रेल राइट्स एंड इंक्लूजन इन इंडिया, ठीक है, जो ब्रेल लिपि होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट दिस रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, ठीक है, इंडियन आर्मी ने जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो कम समय में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना, प्रोक्योर करने का, प्रोक्योर मतलब खरीदने का, उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एक नाइब लिमिटेड के साथ। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दैट इज नाइब, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। फॉर द इंडिजीनियस सूर्यास्त्र, अब सूर्यास्त्र है क्या, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। और फास्ट ट्रैक एक्विजिशन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत फास्ट एक्विजिशन होगा, मतलब जल्दी जल्दी इसको खरीदा जाएगा। इसके खरीदने में या इसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है, इंडिजीनियस सिस्टम है, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है अंडर अ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद द एल्बिट सिस्टम। ये एल्बिट सिस्टम बेसिकली कहाँ का है, दिस इज इजराइल, ठीक है, ये इजराइल का सिस्टम है। और इसको ये जो नाइब लिमिटेड कंपनी है वो मिलके बना रही है, ठीक है। वाइल द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स को एक्सटेंड किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 15 जनवरी तक जो है वो साइन कर लिया जाए, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे डिफेंस की खरीद या प्रोक्योरमेंट्स किए जाते हैं उसको ग्रीन सिग्नल, या उसको आप कह सकते हैं कि मतलब उसको एग्री करना या उसको लेकर ग्रीन सिग्नल देना, ठीक है, उसको रजामंदी देना, वो काम किसका होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, ठीक है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में कौन कौन से जो है वो मेंबर्स होते हैं, कौन इसको हेड करते हैं, ठीक है, कौन इसको हेड करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, इसको भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। अब सूर्यास्त के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडिया का पहला मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया है, भारत में बन रहा है, मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। मल्टी कैलिबर का मतलब है कि इसमें अलग अलग तरीके की जो रॉकेट्स हैं, ठीक है, उनको इसके थ्रू लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए उसको कहा गया है मल्टी कैलिबर। डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड नाइब लिमिटेड कंपनी, और कोलैबोरेशन किया गया है इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये बेसिकली एल्बिट की जो PULS, दैट इज प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम है, इस आर्किटेक्चर का ये यूज कर रहा है टू डिलीवर प्रिसीशन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स के लिए है, और प्रिसीशन स्ट्राइक्स। आपको याद होगा जब अभी ये हुआ था, क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको पता है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी इलाके थे, ठीक है, जो आतंकी के एस्टेब्लिशमेंट्स थे, उनको काफ़ी प्रिसाइज प्रिसीशन अटैक के थ्रू मार गिराया था।
प्रिसीशन स्ट्राइक्स की गई थी, है ना, कई सारे आतंकवादियों के अड्डों पर, है ना, उनके जो ठिकाने थे वहाँ पर। तो उसके लिए इस तरीके के प्रिसाइज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स की ज़रूरत पड़ती है और लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की रेंज इसकी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑफ हाई प्रिसीशन रॉकेट लॉन्चर जिसकी 300 किलोमीटर तक की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बताई गई है। इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम प्रिसीशन स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मीटर से कम की इसकी एक्यूरेसी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी एरिया पर, मतलब अगर किसी आपको इस पर्टिकुलर टारगेट पर अगर हिट करना है तो इसके 5 मीटर के दायरे में ही ये हिट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रिसीशन है या जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 5 मीटर की बताई गई है और ये 100 किलोमीटर तक लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी फायर कर सकता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मतलब ये होता है, लॉइटर वर्ड का मीनिंग अपने आप में लिटरल मीनिंग होता है टू वॉन्डर, यानी कि आपको जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट करना है। ठीक है, अब ये मिसाइल या ये रॉकेट है आपने ये लॉन्च किया, ये रॉकेट अगर इस जगह पर पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर हिट, यहाँ पर हिट नहीं करेगा, ये कुछ देर तक इस एरिया में वॉन्डर करेगा, घूमेगा। ठीक है, जब तक इसको ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिल जाता, इसके टारगेट पर ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आ जाता, और फिर वो इसी पॉइंट पर जो है वो हिट करेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉइटरिंग म्यूनिशंस। तो इस तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ये 100 किलोमीटर तक में भी हिट कर सकता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। दैट इज सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, इसकी कुछ और कैपेबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि मल्टी कैलिबर है। मल्टी कैलिबर मतलब कि मल्टीपल टाइप्स के रॉकेट्स और गाइडेड म्यूनिशंस को ये लॉन्च कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक ही लॉन्चर से इतने तरीके के रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं तो आपकी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है और साथ ही साथ लॉजिस्टिकल बर्डन भी बढ़ता है, क्योंकि मतलब कम होता है। लॉजिस्टिकल बर्डन कैसे कम होता है कि आपको अगर अलग अलग तरीके के रॉकेट्स लॉन्च करने हैं तो आपको अलग अलग लॉन्चर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही लॉन्चर को जो है वो कैरी कर सकते हैं और वो अलग अलग टाइप के रॉकेट्स को उसके थ्रू फायर किया जा सकता है। तो इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और जो लॉजिस्टिकल बर्डन है वो कम होता है। टेक्टिकल मोबिलिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ये BEML के हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर जो है वो माउंटेड है और रैपिड डिप्लॉयमेंट एनेबल करता है, यानी कि हम इसको रैपिडली डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें शूट एंड स्कूट ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। शूट एंड स्कूट ऑपरेशंस का मतलब है कि आपने किसी के ऊपर फायर किया, ठीक है, मतलब आपने अपने एनिमी के किसी ठिकाने के ऊपर अटैक किया और उसके बाद आप वहाँ से जो है वो हट गए। क्योंकि अब जनरली क्या होता है कि जैसे आपने किसी आतंकवादी के किसी ठिकाने पर, किसी दुश्मन के अपने ठिकाने पर हमला किया तो वो उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ से ये हमला हुआ है, तो वो आपके ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं काउंटर बैटरी फायर। तो उस काउंटर बैटरी फायर से हम बच सकते हैं क्योंकि हमने तुरंत क्या करा कि इससे हमला किया और उसके बाद फिर हम अपनी जगह से हट गए। ठीक है, तो उसको कहा जाता है शूट एंड स्कूट ऑपरेशंस, वो कर सकते हैं। इससे हमारी काउंटर बैटरी फायर की जो वल्नरेबिलिटी है वो कम होती है और डाइवर्स टेरेन्स में हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये इजराइल की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंबाइन करता है और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके साथ अलाइन होता है। ठीक है, इससे जो हमारी डीप स्ट्राइक डिटरेंस है, डीप स्ट्राइक डिटरेंस का मतलब है कि हम काफ़ी अंदर तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, तो उसको लेकर जो एक डिटरेंस है, जो डर है, वो ये बढ़ाता है। एंड सिग्नल्स आर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्ग रेंज प्रिसीशन एंड मोबाइल आर्टिलरी। तो हमारा जो आप कह सकते हैं कि डिटरेंस की जो डॉक्ट्रिन है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी अटैक की डॉक्ट्रिन है, उसमें हम लॉन्ग रेंज प्रिसीशन और मोबाइल आर्टिलरी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दैट इज़ योर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पूरी के पूरे जो सेशन की हमारी PDF है वो आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, आप मेरे साथ सेशन में बने रहिएगा, मैं आपको आगे अभी वो चीज़ भी बताऊंगा। इसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप, और गोवा में इसको जो है वो कमीशन किया गया है। ये न्यूज़ भी द हिंदू से ली गई है। डिफेंस मिनिस्टर ने कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप दैट इज समुद्र प्रताप। ये फर्स्ट ऑफ द 2 इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, 2 ऐसे बनने हैं, उसका पहला है और इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है। दिस मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मेरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज। इंडिया की जो मेरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटीज है उसको ये स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ऑपरेशंस कर सकता है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर या उसके बियॉन्ड भी इस वेसल का होम पोर्ट रखा गया है कोची में और इसको ऑपरेट किया जाएगा अंडर दी कंट्रोल ऑफ कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ऑफ वेस्ट। ठीक है,
इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसमें 60% से ज़्यादा जो है वो इंडिजीनियस कंटेंट है। और इसमें ये भी कहा गया है कि आगे चल के इसका जो इंडिजीनियस कंटेंट है उसको बढ़ा के 90% तक भी किया जाएगा। ठीक है, समुद्र प्रताप का जो मतलब है दैट इज मेजेस्टी ऑफ द सीज। ठीक है, ये बेसिकली सिंबलाइज करता है आईसीजी का जो कमिटमेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स सेफ, सिक्योर एंड क्लीन सीज वाइल सेफ गार्डिंग इंडियाज मेरीटाइम इंटरेस्ट। ठीक है, कि इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे समुद्र हैं उनको सुरक्षित बनाना है, सेफ बनाना है, सिक्योर बनाना है और क्लीन भी रखना है। ठीक है, तो वहाँ का जो मतलब मेरीन एनवायरनमेंट है उसको भी ध्यान में रखना है और हमारे जो मेरीटाइम इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफगार्ड करने की बात कही गई है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा आईसीजे का कमिटमेंट है और उसी के तहत इसको बनाया गया है। इस वेसल की स्पीड जो है वो 22 नॉट्स तक हो सकती है। एंड्योरेंस है 6000 नॉटिकल माइल्स की। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि किसी भी शिप को आप मतलब एक कह सकते हैं कि रिफ्यूलिंग के बिटवीन 2 रिफ्यूलिंग्स आप कितना उसको चला सकते हैं। ठीक है, और ये आईसीजी की जो फ्लीट है उसका ये सबसे बड़ा शिप है। ये मल्टी रोल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा फॉर ऑयल रिस्पॉन्स, सॉरी पॉल्यूशन रिस्पॉन्स की। अगर कहीं पर कोई पॉल्यूशन है तो उसको टैकल कर सकता है। कहीं पर अगर कोई ऑयल स्पिल हो जाता है, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि कई सारे ऐसे शिप्स होते हैं जो ऑयल कैरी करते हैं, है ना, और उनमें किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑयल स्पिल होता है, उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, अगर कोई आग वगैरह लग जाती है तो उसको भी ये फाइट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मैरीटाइम सेफ्टी, कोस्टल एरियाज़ की पेट्रोलिंग और सर्विलांस, इन सब के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसमें एडवांस्ड पॉल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं ताकि ये पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सके। इसमें स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स बोट्स हैं, मॉडर्न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, एविएशन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द हेलीकॉप्टर हैंगर। हेलीकॉप्टर हैंगर का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हेलीकॉप्टर को आप मतलब जिस समय हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई नहीं कर रहे हैं उस समय आप हेलीकॉप्टर को रख सकें। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे गाड़ियों का गैराज होता है, ठीक है, उसी तरीके से हेलीकॉप्टर का गैराज उसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर हैंगर। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे मेरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है, कोरल रीफ्स को सेफगार्ड करता है, मैनग्रोव्स को सेफगार्ड करता है, फिशरीज को सेफगार्ड करता है और जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड का समुद्र प्रताप। क्लियर है, चलिए। अच्छा, एक इनिशिएटिव हम लोगों ने ये भी शुरू किया है कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आप उनमें से आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो आपके लिए हम लोग एक ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आए हैं। आप इन सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कितने टाइम के लिए ये चाहिए और आपके साथ ये जो आर्टिकल्स हैं इन न्यूज़पेपर्स के, कौन कौन से आर्टिकल, जैसे कि फ्रंट पेज हो गया, एडिटोरियल्स, ओपिनियन, आइडियाज़ पेज, एक्सप्लेन पेज, है ना, इकोनॉमी का पेज, द हिंदू में बिजनेस पेज आता है वो हो गया, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज आता है एक द हिंदू में, साइंस का पेज हो गया, स्पोर्ट्स के पेज हो गए, ये सारे आप लोगों के साथ एक कंपाइल करके पीडीएफ के रूप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं और ईमेल आईडी के थ्रू भी शेयर किया जा सकता है। तो इसमें एनरोल करने के लिए आप यहाँ से जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान में आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें और ये जो यूपीआई आईडी है, क्यूआर कोड दिया गया है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप हमें मैसेज कर दें। तो उसके बाद आप लोग इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे और आपको ये चीज़ें हम लोग शेयर डेली बेसिस पर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी इस कोर्स की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, आप मेरे साथ सेशन में बने रहिएगा। चलिए, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर चलते हैं कि साइंटिस्ट ने ऑब्टेन किया है फर्स्ट 3D इमेजेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेजर वॉल्केनो। ये बेसिकली घटना हुई है मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको का एक नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, उसने फर्स्ट 3D सिस्मिक इमेजेस प्रोड्यूस की हैं ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्सिकोज पोपोसेटापल वॉल्केनो। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, पोपोसेटापल वॉल्केनो, इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्मा मूवमेंट, कि किस तरीके से मैग्मा का मूवमेंट होता है और इरप्शन बिहेवियर होता है किसी भी वॉल्केनिक जोन में। ठीक है, जो मतलब वॉल्केनो के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी यहाँ पर इन्होंने की है और उसकी इमेजेस जो है वो यहाँ पर इन्होंने जारी की हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ किया गया है टू क्लासीफाई एंड एनालाइज सिस्मिक सिग्नल्स। ठीक है, और इमेजिंग में जो है वो मल्टीपल मैग्मा रिजर्वॉयर्स जो है वो रिवील किए गए हैं डिफरेंट डेप्थ्स पर, यानी कि अलग अलग डेप्थ पर मैग्मा रिजर्वॉयर्स, अलग अलग मैग्मा रिजर्वॉयर्स को रिवील किया गया है लगभग क्रेटर से 18 किलोमीटर नीचे तक। ठीक है, रादर देना सिंगल मैग्मा चैम्बर, तो मल्टीपल मैग्मा चैम्बर जो है वो यहाँ पर रिवील किए गए हैं। अब वॉल्केनो जो है वो एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह फंक्शन करते हैं जिसके थ्रू साइंटिस्ट जो हैं वो अपने वॉल्केनिज्म के, मैग्मा डायनेमिक्स के और हजार्ड मिटिगेशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उसके मॉडल्स को रिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इस वॉल्केनो की अगर मैं बात करूं तो इसको स्मोकिंग माउंटेन भी कहा जाता है
ये स्टीप साइडेड स्ट्रेटोवोल्केनो है। ठीक है, स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है मैं आपको अभी अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये सेंट्रल मैक्सिको में पाया जाता है, बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैक्सिको एंड प्यूबला। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये स्टेट ऑफ मैक्सिको दिखाई दे रहा है, ये आपको प्यूबला दिखाई दे रहा है, इसके जो लगभग यहाँ पर इसकी ये बॉर्डर है, यहाँ पर ये पाया जाता है, दैट इज पोपोसेटापिटल। ठीक है, जो भी इसका नाम है, थोड़ा सा नाम टिपिकल है ना। इसके बाद अगर मैं आपको ये टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की बात करूं, तो ये जो कंपोजिट वॉल्केनो है, ठीक है, ये वाला कंपोजिट वॉल्केनो को ही हम लोग स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से मैग्मा चैम्बर है, सेंट्रल वेंट है, फिर इस तरीके से इसमें साइड वेंट्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ जो आपका क्रेटर है, यानी कि जो माउंटेन का टॉप है, सिर्फ वहीं से एमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो वॉल्केनिक एमिशन है वो सिर्फ यहीं से नहीं हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन, वो यहाँ साइड के वेंट से भी हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से जो विस्कस लावा है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये कूल्ड लावा आपको यहाँ पर साइड में भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज बेसिकली स्ट्रेटो वॉल्केनो, या इसको कंपोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं। बाकी टाइप ऑफ वॉल्केनोज और भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सिंडर कोन है, शील्ड है, लावा डोम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो इमेज है इसका क्रेडिट जाता है साइंस फैक्ट्स डॉट नेट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वॉल्केनो है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, ये ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट में लाई करती है। ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट जो आपकी मैक्सिको में पाई जाती है, ये कैसे बनती है? जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वन इज कोकोस प्लेट, और कोकोस प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है, तो उसके थ्रू ये बेल्ट बनती है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, दिस इज योर प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यहाँ पर आपको ये कोको प्लेट दिखाई दे रही है, ये वाली दिस इज योर कोकोस प्लेट, और ये ऊपर वाली प्लेट जो है दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, और यही वाला रीजन जो है ये वाला, यही आपका मैक्सिको है। ठीक है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो कोकोस प्लेट और बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का जो इंटरेक्शन होता है, और कोकोस प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, तो उसकी वजह से ये ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट बनती है, और वहीं पर ये वॉल्केनो लाई करती है। ठीक है, इसका एलिवेशन जो है वो सी लेवल से लगभग 5,500 मीटर ऊपर है। ये मैक्सिको की सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो है आफ्टर दी पिको डी ओरिज़ेबा। ठीक है, पिको डी ओरिज़ेबा के बाद ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो है यहाँ की मैक्सिको की, और वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट एक्टिव एंड डेंजरस वॉल्केनोज। और 1519 के बाद ये कई बार जो है वो इरप्ट कर चुकी है, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है आप लोगों को पता होगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर पैसिफिक प्लेट, या ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये आपको एशिया का पार्ट यूरेशिया दिख रहा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपकी ये नाज़गा प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो इससे ये पूरी की पूरी जो एक रिंग बनती है, ठीक है, जो एक हॉर्स शू शेप की रिंग है, जहाँ पर सिस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं दुनिया में। ठीक है, अराउंड द पैसिफिक ओशन, और 75% ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज दुनिया की यहीं पर पाई जाती हैं, और दुनिया के 90% के आसपास अर्थक्वेक जो है वो भी यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो इसी में आप देख सकते हैं ये कोकोस प्लेट, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर आपको ये वॉल्केनो दिखाई देगा, दैट इज पोपोसेटापिटल, जो भी नाम है। ठीक है, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, बट इसको आप बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो ये भी आपको समझ में आया। अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स के लिए, जो कि 2026 के प्रीलिम्स आप लोग अगर दे रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। टोटल 51 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं ओनली एट 599 रुपीज़। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9150449990, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ सेशन में बने रहें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अ वुल्फ सुपर मून, कि वुल्फ सुपर मून क्या होता है। ठीक है, देखिए 2026 का जो पहला फुल मून है उसको कहा जाता है वुल्फ सुपर मून। ये 2 जनवरी के दिन हुआ अभी, है ना, और इसमें यह हाईलाइट किया गया कि फुल मून दैट अपीयर्ड स्लाइटली बिगर एंड स्लाइटली लार्जर एंड ब्राइटर। तो जो वुल्फ सुपर मून है ये बेसिकली 2 टर्म्स है, या आप कह सकते हैं कि एक होता है वुल्फ मून और एक होता है सुपर मून। तो जब सुपर मून के समय पे वुल्फ मून होता है तो उसको कह दिया जाता है वुल्फ सुपर मून। ठीक है, अब ये वुल्फ मून क्या होता है? वुल्फ मून बेसिकली एक ट्रेडिशनल नेम है फॉर जनवरीज फर्स्ट फुल मून, यानी कि जनवरी का जो पहला फुल मून होता है। फुल मून का मतलब है जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, जो पूर्णिमा की रात होती है जनवरी के महीने की पहली फुल मून, उसको कहा जाता है वुल्फ मून।
ठीक है। और ये चीज़ हमें जो सेल्टिक और ओल्ड इंग्लिश फोकलोर है, फोकलोर मतलब जो आपकी ट्रेडिशनल स्टोरीज वगैरह होती थी इंग्लिश की, या जो सेल्टिक रीजन है आपका बेसिकली यूरोप का जो रीजन है जहाँ पर ये इस तरीके के ट्राइब्स जो होते थे, सेल्ट्स ट्राइब, ठीक है, ये सेल्ट्स ट्राइब जहाँ पर रहा करते थे, ये यूरोप के रीजन में पाए जाते थे, है ना। तो उनके फोकलोर या उनकी जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, उनमें ये चीज़ें रहती थी। और इसको एल्मनेक्स के द्वारा भी पॉपुलराइज किया गया है। जैसे कि एक ओल्ड फार्मर्स एल्मनेक है। एल्मनेक का मतलब होता है कि इस तरीके की बुक जो एनुअली पब्लिश की जाती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा रहता है, जिसमें आपके सन मून की मूवमेंट्स के बारे में दिया जाता है, उसको कहते हैं एल्मनेक। ठीक है। तो इस तरीके के उनमें इसके बारे में लिखा गया है अबाउट द वुल्फ मून। तो वुल्फ मून बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? एक मिड विंटर बिलीव्स होता है कि ऑफ वुल्फ्स बीइंग हर्ड हाउलिंग मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, कि जो वुल्फ्स होती हैं, ठीक है, वुल्फ जो हैं वो ऐसे समय पे ज़्यादा सुनी जाती हैं, ऐसा माना जाता है, ये बिग बिलीफ है। ठीक है। दो द मून इटसेल्फ अंडरगोज नो फिजिकल चेंज, लेकिन मून में कोई ऐसा चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वुल्फ मून। अब ये वुल्फ मून और सुपर मून का क्या कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया, कि जब जनवरी का पहला जो फुल मून होता है उसको हम कहते हैं वुल्फ मून। ठीक है। अब ये सुपर मून से कैसे जो है वो कंबाइन होता है, देखिए, वुल्फ सुपर मून्स आर रिलेटिवली अनकॉमन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, रिलेटिवली अनकॉमन है वुल्फ सुपर मून्स। और ये तभी होते हैं जब जनवरी का फुल मून जो है वो सुपर मून के साथ अलाइन करता है। ठीक है। अब ये सुपर मून क्या है, देखो, सुपर मून बेसिकली वो होता है कि जब मून रीचेज इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ एट द सेम टाइम व्हेन इट दैट इज इन इट्स फुल फेज। ठीक है, मतलब जब मून जो है वो अपने फुल फेज में हो, जब फुल मून का टाइम हो, और उस समय जो मून है वो पृथ्वी के, अर्थ के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर हो, है ना, तो उसको कहा जाता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। तो अब जब सुपर मून, ये जो फुल मून होता है, और फुल मून तो हमेशा, देखो, फुल मून तो आपको पता है कि हर महीने होता है ना, लेकिन हर महीने ऐसा तो है नहीं कि जो मून है वो अपने अर्थ के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर या क्लोजेस्ट पॉइंट पर हो। ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती है, यानी कि मून जो है वो फुल फेज में हो, यानी कि फुल मून का टाइम हो, और मून जो है वो अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर हो, क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ, तो उस समय पर क्या होता है कि मून थोड़ा सा बड़ा और ब्राइटर दिखाई देता है, तो उसी को हम कहते हैं सुपर मून। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको, ये वाले पार्ट देखो। आपको ये चीज़ पता है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड ट्रेवल करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में तो करता नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर वो करता है तो वो कभी क्या होता है कि अर्थ से अपने सबसे दूर पॉइंट पर होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिजी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट होता है एपोजी, एपोजी होता है सबसे दूर का पॉइंट, और एक होता है सबसे नज़दीक का पॉइंट, दैट इज़ पेरिजी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड इस तरीके के पाथ में चलेगा। ठीक है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ मतलब इस तरीके का पाथ आप समझ सकते हैं कि ये अगर अर्थ है तो ये मून है और ये मून है, ऐसे ये मून चल रहा है। तो ये जो फारदेस्ट पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज एपोजी, है ना, ये एपोजी हो जाएगा। और जो ये नियरेस्ट पॉइंट होगा ये कहलाएगा पेरिजी, है ना, समझ गए बात, एपोजी और पेरिजी। तो जब अपने मून, दो चीज़ें होंगी, जब मून अपना फुल फेज में होगा, है ना, यानी कि फुल मून का टाइम होगा, और मून जो है वो पेरिजी पर होगा, तो उस समय जो इस तरीके का मून होता है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है सुपर मून। अब सुपर मून बेसिकली वैसे देखने में, मतलब नॉर्मली अगर हम किसी भी मून को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पता लगता, लेकिन इस तरीके से अगर हम इसको देखें, ठीक है, जब एपोजी पर फुल मून बनता है उसको कहा जाता है माइक्रो मून, और जब सुपर मून तब बनता है जब फुल मून बनता है एट दी पेरिजी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि मून जो है वो लगभग 14% बिगर और 30% ब्राइटर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द माइक्रो मून। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉमन विजुअल इफेक्ट जो हमें सुपर मून के दौरान देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज मून इल्यूजन।
ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि मून जो है वो नियर द होराइजन हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ह्यूमन परसेप्शन है ऑफ डिस्टेंस एंड स्केल रादर देन द फिजिकल चेंज इन द मून। ठीक है, मून में कोई ऐसा सही मून के शेप में कोई चेंज नहीं होता है ना, मून बड़ा दिखाई देता है, होता थोड़ी है बड़ा, है ना, और वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस और स्केल को परसीव करने का तरीका है ना, जो ह्यूमन परसेप्शन है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है बात, समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये मैं बात कर रहा था कि जहाँ से आप हमारे इस कोर्स के जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको हमारी वेबसाइट पर एक कोर्स दिखाई देगा, है ना, जनवरी 2026 का, हालांकि इसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक हफ्ते का इसमें रह गया, कोई बात नहीं, जितना है उतने से हम इसको आगे लेके चलेंगे। और ये कोर्स आप लोगों को सिर्फ प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली एट ₹99। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जल्द से जल्द आप लोग इसमें एनरोल कर लें, सिर्फ ₹99 में आपको ये मिल रहा है। और वहाँ पर आपको डेली की जो पीडीएफ्स हैं, यही वाली पीडीएफ जो मैं आपको यहाँ पर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही आपको डायरेक्टली यहाँ पर पीडीएफ्स मिलेंगी। और दो पीडीएफ्स मिलेंगी, एक तो जो प्लेन पीडीएफ है वो मिलेगी, और एक में जो मैं ये लिख रहा हूँ ये भी रहेगा। ठीक है, जिसको एनोटेटेड बोलते हैं, तो एनोटेटेड पीडीएफ्स मिलेंगी और नॉर्मल पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। तो आप इस कोर्स में चले जाएँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी होती है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल है जो बात कर रहा है कि नॉट जस्ट फॉरेस्ट बल्कि ग्रासलैंड जो हैं उनको भी नेशनल क्लाइमेट प्लान में रखना चाहिए। ठीक है बात, देखो, तो सबसे पहली बात कि यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। रेंजलैंड का मतलब क्या होता है, जो आप मतलब जिसको आप सिंपली समझ सकते हैं, जो ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है, जो खेत के मैदान होते हैं, इस तरीके के आपको यहाँ पर खेत के मैदान दिख रहे हैं, ये बेसिकली जो आपका केरला का शोला फॉरेस्ट है वहाँ पर से ये इमेज ली गई है। ठीक है, तो रेंजलैंड्स का मतलब वही ग्रासलैंड्स वगैरह हो गए। ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, उसको कहा जाता है रेंजलैंड। और पेस्टोरलिस्ट का मतलब क्या होते हैं, पेस्टोरलिस्ट का मतलब जिसको आप कह सकते हैं हर्डर्स। ठीक है, जो चरवाहे होते हैं, है ना, हिंदी में इसको हम कहते हैं चरवाहे, जो अपने जानवरों को चराने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन जगहों का, उसको कहा जाता है पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, तो रेंजलैंड और पेस्टोरलिस्ट की ज़मीनें इसको का इंटरनेशनल ईयर इसको डिक्लेयर किया गया है। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो ग्रासलैंड्स को लेकर ग्लोबल अटेंशन है, ठीक है, मतलब दुनिया का ध्यान या दुनिया का फोकस जो है वो ग्रासलैंड्स की तरफ लाया जा सके, उसको रिन्यू किया जा सके, उस ध्यान को, जो है ना, जो अब मतलब लोग उतना फोकस नहीं करते हैं इसके ऊपर, इसलिए किया गया है। अब रीसेंट जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं, दे कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज फॉरेस्ट। ठीक है, जितने भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस या क्लाइमेट को लेकर डिस्कशंस हुए हैं पब्लिक फोरम में या इंटरनेशनल फोरम्स में, वहाँ पर फॉरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया गया है। ठीक है, और वहाँ से एक डिबेट ये आता है कि वाई ग्रासलैंड्स मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल क्लाइमेट प्लान्स एंड एनडीसीज, कि क्यों ग्रासलैंड्स को जो है वो हमारे नेशनल क्लाइमेट प्लान्स पर, मतलब हर देश के, और जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, है ना, उनमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब ग्रासलैंड्स होते क्या हैं, ग्रासलैंड जो है वो ओपन इकोसिस्टम्स हैं डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, वही मैंने आपको बताया, घास के मैदान, जिसमें जो ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल या तो नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे। ठीक है, अक्रॉस दी सवानाज, स्टेपीज, प्रेरीज, रेंजलैंड यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो ग्रासलैंड्स हैं उनके नाम है। ठीक है, जैसे सवाना, स्टेपीज, प्रेरीज, ये कहाँ कहाँ पर नाम होते हैं ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अर्थ के ज़मीन का 40% से ज़्यादा ये कवर करते हैं, पेस्टोरल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और सॉइल बेस्ड कार्बन स्टोरेज ये यहाँ पर सपोर्ट होती है। अब ग्रासलैंड जो है वो क्लाइमेट एक्शन में क्यों मायने रखते हैं, देखो, यहाँ पर बेसिकली ये एक्ट करते हैं, जो ग्रासलैंड से, दे एक्ट एज अ स्टेबल कार्बन सिंक्स थ्रू अंडरग्राउंड सिक्वेस्ट्रेशन, है ना। जनरली देखो, हमें क्या है, हमें ये चीज़ पता है कि जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में हम लोग जो आपका कार्बन स्टोर करते हैं, है ना, फॉरेस्ट में जो हम लोग कार्बन स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है, दैट इज स्टोर्ड इन द ट्रीज, है ना। लेकिन इसमें जो कार्बन स्टोर होती है, 90% ऑफ द ग्रासलैंड कार्बन इज स्टोर्ड बिलो ग्राउंड, वो पेड़ों में स्टोर नहीं होती, क्योंकि पेड़ तो यहाँ पर होते ही नहीं है ना। तो पेड़ों में स्टोर होने की बजाय ये डीप रूट सिस्टम्स में स्टोर होती है। ठीक है, और इसलिए ये सरफेस डिस्टर्बेंसेस की वजह से कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि फॉरेस्ट बायोमास के केस में आपको बताया कि फॉरेस्ट में मतलब जो पेड़ हैं वहाँ पर कार्बन स्टोर होगी, अगर मान लीजिए पेड़ कट गए या फिर पेड़ों में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, तो उससे वो कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन स्टोर्ड होगी वो
ज़मीन के अंदर होगी, सॉइल में होगी, डीप रूट सिस्टम्स में होगी। तो इसलिए बेसिकली अगर उसमें कोई ऊपर से नुकसान होता भी है, मान लो घास में कोई आग वगैरह लग गई या कुछ भी हो गया, तो उससे जो कार्बन है, जो कार्बन स्टोर्ड है, वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2025 में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये पाया है कि ग्रासलैंड सॉइल कार्बन अपटेक रोज बाय 8% अंडर हायर CO2। ठीक है, वाइल फॉरेस्ट सॉइल्स शोड नो कंपेरेबल गेन। ठीक है, तो फॉरेस्ट की जो ज़मीन है, उसमें जो मिट्टी है, उसमें इस तरीके का कोई कार्बन अपटेक नहीं बढ़ा है, लेकिन ग्रासलैंड की सॉइल में, जो ग्रासलैंड की मिट्टी है, उसमें कार्बन अपटेक बढ़ा है। ठीक है, अब ये जो है ये कार्बन फायर रेजिलियंस और कार्बन परमानेंस में भी रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट फायर्स रिलीज मोस्ट स्टोर्ड कार्बन इंस्टेंटली। ठीक है, देखो जंगलों में, जैसे मैंने बताया कि जंगलों में पेड़ हैं, उनमें कार्बन स्टोर्ड है, जैसे ही जंगलों में आग लगेगी तो सारा का सारा जो कार्बन स्टोर्ड है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन ग्रासलैंड्स की जो फायर है, दे लीव सॉइल कार्बन इंटैक्ट। ठीक है, उससे सॉइल की जो कार्बन है वो इंटैक्ट रहेगा, और इससे रैपिड इकोलॉजिकल रिकवरी भी होगी। वेस्टर्न यूएस प्रेरीज स्टडीज 2025-24-25 ये बताती है कि ग्रासलैंड्स रिमेन नेट कार्बन सिंक्स इवन अंडर फ्रीक्वेंट फायर रिजीम्स। अगर बहुत ज़्यादा फायर वगैरह भी हो रही है, तब भी ग्रासलैंड जो है वो नेट कार्बन सिंक्स रहते हैं। नेट कार्बन सिंक्स का मतलब है कि जितना ये स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जितना ये रिलीज करते हैं। इसके बाद नेचुरल क्लाइमेट कूलिंग वाया एल्बिडो इफेक्ट। अब ग्रासलैंड जो है ये ज़्यादा सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं देन डार्क फॉरेस्ट कैनोपीज। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट की कैनोपीज हैं उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एल्बिडो या ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और ज़्यादा अगर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा और सरफेस भी कम वार्म होगी। यहाँ पर एक IPBES लैंड रिपोर्ट है 2025 की, ये हाईलाइट करती है कि ग्रासलैंड्स कूलिंग रोल इन सेमी एरिड क्लाइमेट जोन्स। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल रेगुलेशन एंड ड्राउट बफरिंग। तो डेंस ग्रास रूट्स जो हैं वो स्पॉन्जेस की तरह काम करती हैं। स्पॉन्जेस में क्या होता है कि जैसे आपने पानी उसके ऊपर डाला तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, तो उसी तरीके का ये काम करती हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो इम्प्रूव होता है, और साथ ही साथ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के दौरान जो सरफेस रन ऑफ है वो भी कम होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये स्पॉन्जेस के तौर पर काम करती है। तो इसलिए हाइड्रोलॉजी को रेगुलेट करती है और ड्रॉट होने से बचाती है। ठीक है, सूखे होने से बचाती है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करती है और सरफेस रन ऑफ को भी रिड्यूस करती है। यहाँ पर सेनेगल का एक नेशनल एडेप्टेशन प्लान है 2025 का, उसके तहत ये बताया गया है कि 2000 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रासलैंड्स को रिस्टोर किया गया इन द फेरलो रिजर्व टू कर्व द ड्राउट फ्लड साइकिल्स। ठीक है, यानी कि ड्राउट और फ्लड साइकिल्स को, क्योंकि देखो जब फ्लड होगा तो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, तो उस पानी को अगर हम लोगों ने स्टोर कर लिया, ग्राउंड वाटर में स्टोर कर लिया, तो उससे क्या होगा कि जो ड्रॉट की समस्या है वो भी नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर की गई है। इसके बाद अगर हम ग्लोबल पॉलिसी बायस फॉरेस्ट ओवर ग्रासलैंड्स की बात करें, क्योंकि दुनिया में मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ग्रासलैंड्स के ऊपर नहीं ध्यान दिया जाता है, तो इस तरीके का जो बायस है अगर उसकी हम बात करें, तो देखो जो हमारे क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर हैं वो फॉरेस्ट सेंट्रिक है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स डिस्प्रपोर्शनेटली फॉरेस्ट को टारगेट करते हैं, ग्रासलैंड्स को साइडलाइन किया जाता है डिस्पाइट कंपेरेबल मिटिगेशन पोटेंशियल। ठीक है, हमारा जो मिटिगेशन पोटेंशियल है ग्रासलैंड्स का वो भी फॉरेस्ट के जितना ही है, लेकिन हम लोग ग्रासलैंड्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि अभी जो UNFCCC की COP30 हुई है ब्राज़ील के बेलिम शहर में, वहाँ पर है फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, है ना, और उसमें एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी भी लॉन्च की गई, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो लेकिन ग्रासलैंड्स को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने कन्वेंशंस हैं उनमें जो इंस्टीट्यूशनल सिलोज है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल का आप कह सकते हैं कि अलग अलग लेवल है, जैसे कि क्लाइमेट को लेकर UNFCCC है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर UNCBD है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर डेजर्टिफिकेशन को लेकर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ये टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग काम करते हैं, और इसकी वजह से जो ग्रासलैंड्स को लेकर गवर्नेंस है वो फ्रेगमेंट हो जाती है। ग्रासलैंड्स को एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मिला था अंडर UNCCD की जो COP16 हुई थी सऊदी अरेबिया में, देन अंडर UNFCCC नेगोशिएशन। तो UNFCCC के जो मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर नेगोशिएशंस होते हैं, वहाँ पर ग्रासलैंड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, लेकिन जो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर जो COP हुई थी उसमें इसके ऊपर फोकस किया गया। इसके बाद जो हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस होते हैं ज़्यादातर देशों के, उनमें भी ग्रासलैंड्स को एक्सक्लूड किया जाता है। ज़्यादातर देश जो हैं वो फॉरेस्ट को तो एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं अपने NDCs में, लेकिन ग्रासलैंड्स को इग्नोर किया जाता है। जैसे इंडिया का भी जो NDC है उसमें ये कहा गया है कि हम लगभग 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स बनाएंगे वाया फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन उसमें ग्रासलैंड्स के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। इसके बाद ग्रासलैंड्स को जो है वो कभी कभी मिसक्लासीफाई भी किया जाता है एज अ वेस्टलैंड।
ठीक है। प्रोडक्टिव ग्रासलैंड्स आर ऑफन और ऑफिशियली लेबल्ड एज डिग्रेडेड लैंड, ठीक है, डिग्रेडेड लैंड उसको बोला जाता है, तो उससे इसका कन्वर्जन जो है वो लेजिटिमाइज हो जाता है। जैसे इंडिया की भी जो वेस्टलैंड एटलस है वो हिस्टोरिकली जो ग्रेजिंग कॉमन्स है, ग्रेजिंग कॉमन्स मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं कम्युनिटी लैंड जहाँ पर वहाँ के आसपास के सभी लोग जो है उस जगह का इस्तेमाल एज आ ग्रेजिंग करते हैं, मतलब एनिमल्स को अपने ग्रेज कराने के लिए करते हैं, ठीक है। वो किसी की पर्टिकुलर ज़मीन नहीं है, एक कम्युनिटी एरिया आप कह सकते हैं, कम्युनिटी लैंड है, और उसको एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं ग्रेजिंग कॉमन्स, ठीक है। तो इंडिया की जो वेस्टलैंड एटलस है उसमें ग्रेजिंग कॉमन्स को भी इंक्लूड किया गया है, सवाना इकोसिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है, जबकि ये सारे के सारे ग्रासलैंड्स हैं, तो इनको वेस्टलैंड में ऐड इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए था, है ना। अब इसके बाद डिक्लाइनिंग जो ग्रासलैंड्स हैं, जो ग्रासलैंड्स डिक्लाइन हो रहे हैं उसका क्या असर है, तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ओवन हैबिटेड स्पीशीज यानी कि जो इन घास के मैदानों पर निर्भर होने वाले जो स्पीशीज हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली एक्सटिंक्शन बाय फॉरेस्टेशन का खतरा है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे जो घास के मैदान है वहाँ पर अगर फॉरेस्टेशन किया जाता है ना, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, तो उससे होगा क्या कि जब ट्रीज जो है वो ग्रासलैंड्स को रिप्लेस करेंगे तो ऐसे स्पीशीज जो इन ग्रासलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर ब्राज़ील का सेराडो बताया है, यहाँ पर ग्रासलैंड्स एरिया ट्वाइस एज फास्ट एज अमेजोन लूज हो रहा है, कि मतलब जितना तेज़ी से अमेजन लूज कर रहा है उतना तेज़ी से ये वाला एरिया भी लूज हो रहा है, और इससे वहाँ के जो एंडेमिक फोना है, ठीक है, वहाँ के जो एंडेमिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर खतरा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस भी हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो डिग्रेडेड ग्रासलैंड्स इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू डेजर्टिफिकेशन एंड फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। जो हमारे ग्रासलैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं उससे डेजर्टिफिकेशन का खतरा और फ्लैश फ्लड्स का खतरा भी बढ़ रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट रेंजलैंड्स 24-25 ये दिखाते हैं कि जो फ्लड ड्रॉट वॉलिटिलिटी है वो इन्वेजिव बफल ग्रास की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद पॉलिनेशन सर्विसेज का भी लॉस हो रहा है, तो ग्रासलैंड जो है वो पॉलिनेटर्स को मदद करते हैं, क्रिटिकल टू द ग्लोबल फूड सिस्टम्स, ठीक है। एफएओ ने यहाँ पर ये एस्टिमेट किया है कि जो ग्रासलैंड डिपेंडेंट पॉलिनेटर्स हैं वो 35% ऑफ द ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि इन पॉलिनेटर्स को खतरा है तो इस तरीके की पॉलिनेशन सर्विसेज जो है उनका भी असर पड़ सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेस्टोरल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज, कन्वर्जन रेस्ट्रिक्ट्स मोबिलिटी एंड ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स, है ना, कि अगर मान लीजिए इस तरीके के ग्रासलैंड्स जो हैं वो किसी और चीज़ के लिए ज़मीन का उसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसको वेस्टलैंड कंसिडर कर लिया गया तो उससे जो वहाँ की पेस्टोरल और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है। उनकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। जैसे कि गुजरात का चरन का सोलर पार्क है, उसमें लगभग कुछ जो सेमी नोमेडिक हर्डर्स हैं, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, वहाँ पर बेसिकली ग्रासलैंड कॉमन्स में फेंसिंग कर दी गई, ठीक है, तो वो वहाँ पर उस जगह को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये भी इशू है, ठीक है। इसमें वे फॉरवर्ड ये बताया गया है कि ग्रासलैंड्स को ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। शिफ्ट पॉलिसी लैंग्वेज फ्रॉम वेस्टलैंड्स टू इकोलॉजिकली वैल्यूएबल इकोसिस्टम्स, ठीक है, इनको वेस्टलैंड ना मानते हुए इकोलॉजिकल वैल्यूएबल सिस्टम्स माना जाए। जैसे इंडिया जो है वो वन क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है इन द लैंड यूज प्लानिंग। इसके बाद ग्रासलैंड्स को एनडीसीज में इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। एक्सप्लिसिट इंक्लूजन अनलॉक्स क्लाइमेट फाइनेंस एंड पॉलिसी प्रायोरिटी, ठीक है, इनको अगर हम लोग एनडीसीज में शामिल करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, उसमें ग्रासलैंड्स का शेयर रहेगा, या फिर जो पॉलिसी में प्रायोरिटीज़ हैं वो भी ग्रासलैंड्स को दी जाएंगी। जैसे कि ब्राज़ीलियन रिसर्चर्स ने अर्ज किया है इंक्लूजन ऑफ सेराडो ग्रासलैंड्स इन नेशनल एनडीसी अपडेट्स, तो उसमें ये बोला गया है कि जो सेराडो ग्रासलैंड्स है उनको एनडीसी में जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होते हैं उनमें इंक्लूड किया जाए। इसके बाद ये बताया गया है कि इकोसिस्टम बेस्ड क्लाइमेट प्लानिंग को अडॉप्ट किया जाए, बैलेंस फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स इन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, तो इनके बीच में एक बैलेंस बनाया जाए। और WWF IUCN रिपोर्ट COP30 में जो आई थी उसमें यह रिकमेंड किया गया था कि क्रॉस बायोम कार्बन अकाउंटिंग की जाए, ठीक है। इसके बाद सिक्योर कम्युनिटी लैंड राइट्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, कम्युनिटी के जो लैंड राइट्स हैं जो गवर्नेंस है उनको सिक्योर किया जाए। इंडिजीनियस स्टुअर्डशिप इंप्रूव्स इकोलॉजिकल आउटकम्स, ठीक है, स्टुअर्डशिप का मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इंडिजीनियस लेवल पर किया जाता है तो उससे इकोलॉजिकल आउटकम्स बेहतर होंगे। जैसे कि इंडिजीनियस डेजर्ट अलायंस ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ किया है कल्चरल बर्निंग टू प्रोटेक्ट डेजर्ट लैंड ग्रासलैंड्स, ठीक है, वहाँ की जो डेजर्ट ग्रासलैंड्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कल्चरल बर्निंग की है। कल्चरल बर्निंग का मतलब ये होता है कि आप खुद से, ठीक है, मतलब उसको जो मतलब कंट्रोल्ड तरीके से जो है वो आप बर्निंग वगैरह कर रहे हैं, और वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपने जो ग्रासलैंड्स वगैरह हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद सस्टेनेबल ग्रेजिंग को इंसेंटिवाइज करें
और पीईएस मॉडल्स का मतलब होता है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। रिवॉर्ड सॉइल कार्बन इन्हेंसमेंट थ्रू पेस्टोरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। सॉइल कार्बन के इन्हेंसमेंट को आप लोग मतलब उसको और ज़्यादा इन्हेंस करें, उसको रिवॉर्ड करें थ्रू पेस्टोरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि इंडिया का प्रपोज्ड नेशनल रेंज लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी जो है 2025-26 की, उसमें एम किया गया है कि 120 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रासलैंड जो है वो एम्प्टी लैंड्स नहीं है या वेस्ट लैंड नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट क्रिटिकल इकोसिस्टम्स हैं, कार्बन स्टोर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करते हैं और लाइवलीहुड्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ फॉरेस्ट ओनली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो साइंटिफिकली इनकम्प्लीट मानी जाएगी और सोशली भी अनजस्ट है, क्योंकि लाइवलीहुड्स वगैरह के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर ग्रासलैंड्स खत्म हुए, है ना, ग्रासलैंड्स अगर डिग्रेड हुए तो उससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, जो कार्बन स्टोरेज है उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में लाइवलीहुड्स के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये सामाजिक तौर पर भी, सोशली भी ये काफ़ी अनजस्ट कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमारे जो एनडीसीज हैं, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं, उनमें ग्रासलैंड्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, है ना। और क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो क्रेडिबल, रेजिलियंट और इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग सी सेट का अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स है, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स है, ठीक है। दिस इज़ एट 1299 एंड दिस इज़ एज 499। तो ये भी हम आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआईबी का एक आर्टिकल लेंगे, उसके बाद अभी एक आर्टिकल हमें वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बात करनी है, वो भी देखते हैं। लेकिन पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। टेक्टिकल ट्रायम्फ ब्रेल राइट्स एंड इंक्लूजन इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी के दिन, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये हाईलाइट करता है ब्रेल को एज अ टेक्टाइल लिटरेरी सिस्टम, ठीक है। टेक्टाइल का मतलब होता है विच इज़ यूजिंग टच, ठीक है, टच का इस्तेमाल करके, या इसको आप एक और वर्ड कह सकते हैं दैट इज टेंजिबल, ठीक है। जो हमारा टेंजिबल लिटरेसी सिस्टम होता है ना। जैसे हम अगर बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ रहे हैं, बट ये एक ऐसा लिटरेसी सिस्टम है जो टेक्टाइल है, मतलब जो टच से काम करता है, ठीक है। इसको आप टच करके समझते हैं, जो ये ब्रेल के वर्ड्स होते हैं उनको, ठीक है। ये इनेबल करता है एजुकेशन, डिग्निटी, इंडिपेंडेंस एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि ऐसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, है ना, वो इसके थ्रू एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिग्निटी, वो डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और इक्वल पार्टिसिपेशन भी वो किसी भी एक्टिविटी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेल एक टेक्टाइल सिस्टम है ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बेस्ड ऑन अ 6 डॉट सेल, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर हर उसमें 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 कॉलम्स में अरेंज होंगे ऑफ 3 डॉट्स ईच, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेज्ड डॉट्स रिप्रेजेंट लेटर्स, न्यूमरल्स, पंक्चुएशन एंड सिंबल्स अलाउइंग रीडिंग थ्रू टच, ठीक है। आप टच करके जो है वो पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे ये जो सिंबल्स है ना, ये ऐसे मतलब सिर्फ बने हुए नहीं होंगे, ये थोड़ा सा क्या होंगे, आप कह सकते हैं कि रेज्ड होंगे, उठे हुए होंगे थोड़ा सा। तो उस पर आप टच करके पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ लिखी गई है। जैसे ए के लिए ये वाला सिंबल उठा हुआ होगा, ठीक है, मतलब ये वाला डॉट। सिमिलरली बी के लिए ये 2 डॉट्स उठे हुए होंगे, थोड़ा सा रेज्ड होंगे। सी के लिए ये 2 डॉट्स होंगे, डी के लिए ऐसे 3 होंगे, इस तरीके से, ठीक है ना बात। चलिए, अब ब्रेल जो है वो एक लैंग्वेज नहीं है बट अ कोड, ये कोड है, ठीक है। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को रीड और राइट कर सकते हैं आप टेक्निकल फॉर्म में, क्योंकि ये बेसिकली, जैसे इसमें देखो आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिए गए, ठीक है। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप इन सिंबल्स को अगर समझ गए तो फिर किसी भी लैंग्वेज में कुछ चीज़ लिखी हो तो वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ब्रेल कोई लैंग्वेज नहीं है लेकिन एक कोड है। इसको इंडिया में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया लेट 19th सेंचुरी में, और तब से जो है ये हमारे लिटरेसी और एम्पावरमेंट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये सेंट्रल बन के रहा है। और इंडिया जो है वो लगभग 50 लाख से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड इंडिया में लोग हैं, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ठीक है। अब ब्रेल की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जो डॉट्स हैं वो थोड़ा सा रेज्ड होते हैं, तो इसके ऊपर टच करके पता लगाया जा सकता है कि क्या लिखा गया है, ठीक है। अब ब्रेल की जो इंपॉर्टेंस है, जो ब्रेल का रोल है लिटरेसी और एजुकेशन में, ठीक है, शिक्षा में और साक्षरता में इसका क्या रोल है, तो इट इज़ फाउंडेशनल टू अर्ली एंड लाइफ लॉन्ग लिटरेसी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, ठीक है। जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे एडल्ट्स हैं, वो इससे पढ़ सकते हैं,
तो उनकी लिटरेसी भी हो सकती है ना। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को इनेबल करता है, एक्यूरेट स्पेलिंग एंड बेटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपकी एक्यूरेट क्योंकि उसमें वर्ड्स इस तरीके से दिए होंगे कि स्पेलिंग एक्यूरेट होगी और आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी बेटर रहेगी। सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन वेज दैट ऑडियो बेस्ड टूल्स अलोन कैन नॉट फुल्ली अचीव। ठीक है, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी सपोर्ट करेगा, और वो ऐसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो सिर्फ ऑडियो बेस्ड टूल्स के थ्रू आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो वो किसी चीज़ को देख भी नहीं सकते। कोई अगर वीडियो उनके सामने चल रहा है तो उनके लिए उस वीडियो में से सिर्फ जो ऑडियो है, ठीक है, जो ऑडियो विजुअल में से सिर्फ ऑडियो है वही उनके काम का है, विजुअल तो काम का है नहीं क्योंकि वो देख नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जो ऑडियो बेस्ड टूल्स हैं वो जिस तरीके के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सकते, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ये लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके बाद, है ना। इसके बाद इंडिपेंडेंस और एम्प्लॉयमेंट में अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इस ये लोगों को एम्पावर करता है विद विजुअल डिसेबिलिटीज टू एक्सेस रिटर्न इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं अगर उनको ब्रेल आती है और कहीं पर अगर ब्रेल कैरेक्टर्स में कुछ चीज़ लिखी गई है तो वो इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं बिना किसी और के हेल्प के। एवरीडे टास्क फैसिलिटेट होते हैं, आप रोज़ के अपने जो काम है वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन की एक्सेस इनको मिलती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी इनके थ्रू किया जा सकता है। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड सोशल इंक्लूजन। ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी कि आप आर्थिक रूप पर भी क्या होंगे, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, आपका समाज में जो है वो इंक्लूजन हो सकता है इसके थ्रू। अब ब्रेल को अगर हम ह्यूमन राइट्स एज अ ह्यूमन राइट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इशू की बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनली एज राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट। ठीक है, कि ये जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो उनका ये अधिकार है कि उनको ब्रेल वगैरह में चीज़ें लिखी हुई मिलनी चाहिए। इंटीग्रल टू द रियलाइजेशन ऑफ इक्वलिटी, डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि उन लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको भी डिग्निटी का अधिकार है। ठीक है, उनका भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या उनके साथ भेदभाव ना हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू ब्रेल एंड अदर एक्सेसिबल फॉर्मेट्स कैन लिमिट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके के जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस हैं उनको अगर ब्रेल में चीज़ें नहीं लिखी मिल रही हैं, ठीक है, तो वो फिर जो पब्लिक लाइफ है उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल टू फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि इंडिया जो है वो इसका पार्ट है ना। जो UNCRPD है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स अंडर डिसेबिलिटी, इंडिया उसका पार्ट है, तो उसके अंतर्गत भी इंडिया ऑब्लिगेटेड है कि वो ये चीज़ें प्रोवाइड करे। ठीक है, अब इसको लेकर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अगर उसकी हम बात करें तो पर्सन्स ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो हमारा 2016 का एक्ट है, वो इंश्योर करता है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव स्कूलिंग एंड प्रोविजन ऑफ बेल एंड असिस्टेड डिवाइसेस। ब्रेल और असिस्टेड डिवाइसेस का प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिव स्कूलिंग की बात भी की गई है। ठीक है, इसके बाद भारतीय ब्रेल, दैट इज स्टैंडर्ड ब्रेल, भारतीय ब्रेल कोड 2025, ये इंडिया का यूनिफाइड यूनिकोड मैप्ड ब्रेल स्क्रिप्ट है, इनेबलिंग डिजिटल एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके लिए किया गया है। इसके बाद सुगम्य भारत अभियान और सुगम्य पुस्तकालय, ये नेशनल फ्रेमवर्क है जो कि इंश्योर करता है ब्रेल इनेबल्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि जहाँ पर भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पर ब्रेल का यूज़ किया जाएगा, और मल्टीलिंगुअल डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज होंगे फॉर द पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटीज़, मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते, है ना, उसके उनके लिए ये चीज़ें रहेगी। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, इसमें एक ड्राफ्ट भारतीय ब्रेल 2.1 जो है वो रिलीज़ किया गया है फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड डिजिटल कंपेटेबिलिटी ऑफ नेशनल ब्रेल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये काम भी इसमें किया गया है। क्लियर है बात, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल कमिटमेंट वाला बताई दिया क्योंकि इंडिया जो है वो एक स्टेट पार्टी है टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये इंश्योर करता है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन मिल सके इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग ब्रेल। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल जो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल रहेगा, ये बात करता है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन और पॉलिसी गैप्स जो हैं वो इंडिया के पब्लिक सिस्टम को थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है दैट इज़ अंडर रिन्यूड स्क्रूटनी, और किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अंडर फंडिंग हो रही है। अंडर फंडिंग मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें फंडिंग प्रॉपर नहीं है, रेगुलेटरी गैप्स है, और इसकी वजह से जो हेल्थ इनिक्विटीज़ हैं वो ख़राब हो रही हैं, और पेशेंट के जो आउटकम्स है ना, वो भी उनके पर भी असर पड़ रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन इन पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रोल बढ़ रहा है। ठीक है, इंश्योरर्स का रोल बढ़ रहा है, और फाइनेंसिंग में या फिर डिलीवरिंग में और ट्रेनिंग हेल्थ केयर में
कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इंक्लूड किया गया है, इंश्योरेंस बेस्ड परचेजिंग ऑफ केयर एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कहलाया जाएगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स। ठीक है, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो लगभग अपनी जीडीपी का 2.1% पब्लिक हेल्थ में खर्च करता है। 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया, और ये दुनिया में सबसे कम है। ठीक है, हमारा जो भी 60% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ द पॉकेट है। आउट ऑफ द पॉकेट का मतलब है कि अगर आप जैसे आपको कोई तकलीफ हुई, कोई बीमारी हुई, तो आपके पास, लोगों के पास इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो खुद से अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं, मिलियंस ऑफ लोग यानी कि लैक्स ऑफ पीपल जो है वो हर साल पॉवर्टी में जा रहे हैं। इसके बाद जैसे कि आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस तरीके की जो योजनाएं या स्कीम्स हैं, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रीइंबर्समेंट बढ़ रहा है ना, और पब्लिक फंड्स को इस चीज़ के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो लगभग 40 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, एंड रीशेपिंग द मेडिकल प्रायोरिटीज टुवर्ड्स प्रॉफिट रिकवरी, है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जैसे कोई भी अगर डॉक्टर बनेगा, अगर वो प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनेगा, ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री करेगा, तो 40-50 लाख रुपए देगा। अब वो डॉक्टर बनने के बाद उसके मन में क्या होगा, वो जो अपना प्रोफेशन करेगा वो कोई सेवा भाव से तो करेगा नहीं, है ना। फिर उसका टारगेट क्या होगा कि भाई मैंने 40-50 लाख रुपए तो अपनी पढ़ाई में ही लगाए हैं, तो मुझे वो तो रिकवर करना है, तो उसके लिए फिर वो इस तरीके के प्रॉफिट रिकवरी में उसका ध्यान रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, अब नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन इन पब्लिक हेल्थ में बेसिकली प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्या है, अगर उसकी हम बात करें तो इससे जो टर्शरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उसको ब्रिज किया जा सकता है। देखो, ऐसी सुविधाएं जो पब्लिक कैपेसिटी में हमें, मतलब पब्लिक सेक्टर में, या जो आप कह सकते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में कम देखने को मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए आईसीयूज़ की शॉर्टेज हो गई, है ना, कार्डियोलॉजी को लेकर कुछ मशीन्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी मतलब रिलेटेड टू कैंसर, रेनल केयर मतलब जो किडनीज वगैरह से रिलेटेड होते हैं, अगर वो चीज़ें पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको सप्लीमेंट करते हैं, है ना। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डायलिसिस सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू ही डिलीवर की जा रही हैं। ठीक है, अंडर द पीपीपी मॉडल्स, क्योंकि पब्लिक रेनल यूनिट्स जो हैं वो उनमें कमी है। इसके बाद जो एडवांस डायग्नोस्टिक्स हैं उनकी भी एक्सेस बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो लगभग जो हाई एंड डायग्नोस्टिक्स हैं उनका 70% प्राइवेट प्रोवाइड्स कर रहा है। हाई एंड डायग्नोस्टिक मतलब जैसे कि एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, पीईटी स्कैन हो गया, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में किए जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल जो हैं वो इतनी जल्दी क्या है रैपिडली स्केल नहीं कर सकते, वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, जो टीयर 2 सिटीज़ हैं वो रिलाई कर रही हैं प्रीडोमिनेंटली ऑन प्राइवेट डायग्नोस्टिक चेन्स फॉर कैंसर एंड न्यूरो इमेजिंग। ठीक है, इन सब की इमेजिंग के लिए, इस तरीके के स्कैन्स वगैरह करने के लिए प्राइवेट सेंटर्स के ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं, है ना। इसके बाद ड्राइविंग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इनोवेशन, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो हैं वो एक्ट एज अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज बिफोर पब्लिक डिफ्यूजन। ठीक है, जो भी आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर कोई भी नई एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसको पहले अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में वो चीज़ें उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं होती। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स में बताया गया है कि इन्होंने रोबोटिक सर्जरीज को पायनियर किया है, मतलब रोबोटिक सर्जरीज यहाँ पर हो रही हैं। एआई बेस्ड कार्डियक रिस्क टूल्स भी ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेटर इन्फॉर्मिंग नेशनल क्लिनिकल बेंचमार्क्स। ठीक है, अब जैसे कि रैपिड सर्च कैपेसिटी ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज के दौरान जो कैपेसिटी बढ़ानी होती है वो प्राइवेट वाले जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन पावर ड्यूरिंग द क्राइसिस मोबिलाइज करनी है तो प्राइवेट हेल्थ केयर उसको जल्दी कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 के दौरान। ठीक है, जितने भी इंडिया में आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे थे उसके लगभग 45% जो है वो प्राइवेट लेबोरेटरीज में हो रहे थे, है ना, क्योंकि पब्लिक में इतनी जो है वो मतलब वो नहीं थी, पब्लिक सेंटर्स में या पब्लिक आप कह सकते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो ये सारे टेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए सिस्टमिक कोलैप्स से बचने के लिए प्राइवेट सेंटर्स ने ये चीज़ें की हैं। तो बेसिकली ये दिया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है हेल्थ सेक्टर में। अब सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं जैसे कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर की इंश्योरेंसेज से प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं फॉर प्राइमरी केयर स्ट्रेंथनिंग, प्राइमरी केयर को बढ़ाने के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स खोले गए। उसके बाद 2017 की जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है
इसमें यह टारगेट रखा गया है कि हमारी जीडीपी का लगभग 2.5% पब्लिक हेल्थ पर स्पेंड किया जाए, जो कि अभी तक अचीव नहीं किया गया है। इसके बाद डिजिटल हेल्थ पुश की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो इसलिए लाया गया है ताकि हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके डिजिटली, ठीक है, और इंटरऑपरेबिलिटी उसकी रहे। मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और उस पर जो सीट्स हैं वो 2014 के बाद से बढ़ाई जा रही हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से। अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो चैलेंजेस हैं अगर उसकी हम बात करें, प्रॉफिट ड्रिवन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, रेवेन्यू टारगेट्स इंसेंटिवाइज अननेसेसरी प्रोसीजर्स एंड ओवर ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी इलाज के लिए जाएं तो वो 2-4 टेस्ट आपको फालतू लिख देते हैं, है ना, क्योंकि उनका टारगेट होता है रेवेन्यू का। तो इसलिए अननेसेसरी प्रोसीजर ओवर ट्रीटमेंट वो करते हैं, ठीक है। कई सारे स्टेट ऑडिट्स में ये बात सामने आई है कि अनवारंटेड सी सेक्शंस किए जाते हैं, जो बेसिकली मतलब प्रेग्नेंट वीमेंस के जो ये होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज बर्थ लेते हैं तो उनको सी सेक्शन से किया जाता है, ठीक है। वो नॉर्मल डिलीवरी को नहीं करते क्योंकि उससे उनका पैसा बनता है ना। फिर जो हिस्टेरेक्टॉमीज होती है, हिस्टेरेक्टॉमीज का मतलब होता है जैसे कुछ इशू आपके विमेन में होता है तो उसमें यूट्रस को रिमूव किया जाता है, कहीं कहीं पर ओवरीज या फेलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव की जाती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही हैं, ठीक है। इसके बाद जो रेगुलेटरी एनफोर्समेंट है वो काफ़ी कमज़ोर है। प्राइस कैप्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में वे वाइडली अक्रॉस स्टेट्स, ये स्टेट्स अक्रॉस में जो है मतलब अलग अलग स्टेट्स में जो प्राइस कैप्स हैं और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो वेरी करती हैं। कुछ कार्डियक स्टेंट के प्रोसीजर जो हैं उनमें 3 से 5 गुना प्राइस वेरिएशंस देखने को मिलता है अक्रॉस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। कोई जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख में करने को तैयार है तो कोई 3 लाख भी मांग रहा है उसके लिए, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इरोजन हो रहा है। पब्लिक फंड्स जो हैं वो प्राइवेट रीइंबर्समेंट्स के तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, ठीक है। मतलब जैसे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य का जो पैसा है वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनमें वो पैसा नहीं यूज़ किया जा रहा है, बल्कि जो प्राइवेट रीइंबर्समेंट्स हो रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपने कोई इलाज कराया तो वहाँ से वो पैसा जो है वो ज़्यादा रीइंबर्स हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एजुकेशन का मैंने आपको बताया कि कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फीस ली जा रही है। तो इससे कैरियर चॉइसेस डिस्टॉर्ट हो रही हैं अवे फ्रॉम पब्लिक सर्विस एंड प्राइमरी केयर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट एमबीबीएस सीट जो है वो 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ले रही हैं। तो इससे होगा क्या कि जो इससे ऐसे कॉलेजेस से पढ़ के डॉक्टर बनेगा तो उसका फिर टारगेट क्या रहेगा, उसका टारगेट यही रहेगा कि वो हाई पेइंग अर्बन स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए, है ना। वो प्राइमरी केयर में किसी गांव के किसी दूर दराज के हॉस्पिटल में तो वो नौकरी नहीं करना पसंद करेगा, पब्लिक सर्विस करना पसंद नहीं करेगा वो, है ना। उसको यही लगेगा कि भाई अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक खोला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ, क्योंकि ये पैसे जो उसने अपनी पढ़ाई के दौरान खर्च किया उसको रिकवर भी तो करना है ना। समझ गए बात। चलिए इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि इसका वे फॉरवर्ड ये है कि पब्लिक हेल्थ को एज अ प्राइमरी प्रोवाइडर रीबिल्ड किया जाए, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए एटलीस्ट टू 3% ऑफ द जीडीपी, है ना। और इसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि कुछ देशों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यूके या थाईलैंड, जहाँ पर जो पब्लिक सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर हमें जो है ये देखने को मिलता है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम है। इससे लोगों की जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो थोड़ा सा बेटर रहती हैं। इसके बाद प्राइमरी केयर फर्स्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, ज़्यादातर जो इलनेसेस हैं उसको लोकली ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि जो एक्सपेंसिव टर्शरी केयर है उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। जैसे कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वो 80 to 90% ऑफ द डिजीजेस बर्डन को एड्रेस कर सकते हैं अगर वहाँ पर स्टाफ वगैरह पूरी तरीके से हो, तो स्टाफ की कोई कमी ना हो तो वो चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो रेगुलेशन है प्राइवेट प्रोवाइडर्स की उसको थोड़ा टाइट किया जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को एनफोर्स किया जाए, ऑडिट्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ये सब होना चाहिए। इसके बाद जो इंश्योरेंस स्कीम्स है उसको टुवर्ड्स दी पब्लिक हॉस्पिटल्स ओरिएंट किया जाए। जैसे कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए किया जाए, ना कि पैसिव परचेजिंग के लिए। पैसिव परचेजिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने बिल मतलब एक बजट बना रखा है कि हर महीने जो है वो 10 लाख के इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, तो उसके लिए बजट सेंक्शन हो गया, अब आपने वो खरीदे नहीं खरीदे या क्या किया उसका कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसको कहते हैं पैसिव परचेसिंग। तो इस तरीके के लिए ऐसे फंड्स का इस्तेमाल ना हो बल्कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएँ, वर्कफोर्स पॉलिसी में रिफॉर्म लाए जाएँ, फीस में कुछ कैप रखनी चाहिए, ठीक है। मैंडेट रूरल सर्विस होनी चाहिए कि डॉक्टर बनने के बाद आपको कम से कम 2 साल या 5 साल जो है वो रूरल एरियाज़ में सर्व करना होगा, ठीक है। स्किल बेस्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं।
तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ का फाउंडेशन नहीं बन सकता। ठीक है, अनचेक्ड मार्केट लॉजिक डिपेंड्स जो है, मतलब इस तरीके के अगर अनचेक्ड मार्केट लॉजिक होते हैं तो वो इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और स्टेट की कैपेसिटी को और ज़्यादा वीक या कमज़ोर करते हैं। इंडिया का जो हेल्थ फ्यूचर है वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम के ऊपर, जिसमें रेगुलेशंस जो हैं, है ना, प्राइवेट कॉम्प्लीमेंट जो है वो टाइटली रेगुलेटेड रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट के रूप में होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को या पब्लिक हेल्थ केयर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो ये कोर्स है, ठीक है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और यहाँ से आप लोगों के साथ डेली जो है वो पीडीएफ्स शेयर की जाएंगी, तो इसको आप लोग ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। और बाकी हमारा ये जो चैनल है जहाँ पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि धीमे धीमे ये जो सेशंस है इसको थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट किया जाए, है ना, उसके लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम लोग कितने जल्दी उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल को फिर से मिलेंगे इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।